अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। कच्चे बरामदे में दो चारपाइयां बिछी हुई थीं। इर्द गिर्द गुलदान और पुरानी चीजों से भी आंगन को खूबसूरती से सजा रखा था। ये नफासत इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि औरत जिस घर में भी हो उसे जन्नत बना देती है। वो वसाइल से ज्यादा अपनी मोहब्बत से उस आंगन को संवार देती है। धुले आंगन में अब्बा समेत वहां कुछ लोग बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे। नौरोज अपने अब्बा को इतने दिनों बाद इतना खुश देख रही थी। अपनी माँ से पूछे बगैर रह न सकी कि आखिर ये लोग कौन हैं, वरना उनकी गालियां और चीखों पुकार सुनने को मिलती थी। अम्मा बताएं ना, वो अंकल कौन है? क्या अब्बा के कोई पुराने दोस्त हैं? अम्मा ने जवाब देने के बजाय चूल्हे के ऊपर चाय चढ़ा दी। नौरोज ने अगर बढ़कर खुद उनकी जानिब देखा। यूं झांकना बंद करो और अंदर आकर मेरी मदद कराओ। शायद उसकी माँ अब्बा से किसी बात पर नाराज थी, तभी तो उन्होंने मुंह भी ऐसा बना रखा था। लेकिन अपनी माँ की नजरों से घबराकर वो जल्दी से उनकी मदद करवाने लगी। न जाने ये लोग कौन थे, और वैसे भी उससे अब्बा के मामलात में घुसना नहीं चाहिए। देखो, तुम अपने आप को अच्छे से छुपा कर जाओ, और तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि ये चाय तुम खुद जाकर पेश करो। वो अपने रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। नौरोज का हैरत से मुंह खुला। क्या वो आदमी मेरा? अटक अटक कर जैसे बात की तस्दीक करना चाहती हो। जो उसने सुना है, क्या वो सब कुछ ठीक है? खामोशी से जो मैं कह रही हूं वो करो। तुम्हें अपनी मां पर यकीन है ना? उस आदमी से तुम्हारी शादी नहीं होनी दूंगी, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूं। तुम्हें जाना होगा। आंसू टिप टिप निकल रहे थे। माँ ने जल्दी से उसके आंसू साफ किए। नौरोज के हाथों में चाय की ट्रे पकड़ा दी। उसकी नजरों में एक ऐसी इल्तिजा थी जैसे कहना चाह रही हो अपनी माँ को कि माफ कर देना। जो शख्स उसके बाप के साथ वहां बैठकर खुश गप्पियों में मसरूफ था, वो लगभग उसके बाप की उम्र का ही था। उनको बातों में मसरूफ देखकर वो खामोशी से नरोज वहां दाखिल हुई। एक नजर बाप को देखा तो वो बड़े ही खुशगवार मूड में बैठे उनसे गुफ्तगू करते नजर आए। उनकी कुछ वक्त में ही गुलजार नामी आदमी से अच्छी बनने लगी थी। उनके मकौल जहां वो काम करते हैं वहां का खासो खास आदमी है। देखो, हमारी बेटी भी आ गई। नौरोज की टांगें कांपने लगी जब उसके अब्बा ने उस आदमी के सामने उसे मुखातिब किया। तुम्हारी बातें एकदम दुरुस्त थी। जो तुमने नक्शा खींचा था, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल वैसी ही है। बस अब जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। नौरोज की हालत को देखकर जल्दी से उसकी माँ भी सहन में आ गई। अपने शौहर की खसलतों से अच्छे से वाकिफ, न जाने ये गुड़िया किस गुनाह की सजा में ये सब झेल रही थी। अपनी बेटी की नसीब उनकी तरह ही निकल आई। भाई साहब, आप ये कबाब और चाय तो ट्राई करें, हमारी गुड़िया ने बनाए हैं। जाओ नौरोज, तुम जाकर अंदर किचन संभालो। शौहर की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी को वहां से भेज दिया था। मजीद उस जैसे गैंडे के सामने वो अपनी बेटी की नुमाइश नहीं कर सकती थी। रिश्ते में हम आपके होने वाले दामाद हैं, तो ये भाई का लकब आइंदा मत लगाइएगा। आप हमें गुलजार साहब कह सकती हैं। वो आदमी ऊपर से ले नीचे तक नौरोज की माँ को देखते हुए कमीनगी से बोला। न जाने आजकल उसके मियाँ ने कैसे लोगों से यारी लगा ली थी। रोज उनका घर कोई एक नया गुंडा नुमा शख्स बैठा होता था। चल, अब तू भी उठकर अंदर जा। मुझे अपने दोस्त से जरूरी बात करनी है। दोस्त की हवस भरी निगाहों को वो खूब अच्छे से जान सकते थे। कम उम्री में शादी होने के सबब अभी भी वो नौरोज की बड़ी बहन ही लगती थी। दोनों आपस में बातें करने लगे जिसमें कुछ पैसों का भेदभाव हो रहा था। गुलजार उन्हें कह रहा था, तुम्हारे हाथ से सारे पैसे माफ हैं, बल्कि मैं तुम्हें और भी कुछ पैसे उधार देने को तैयार हूं। तुम्हारा मकान भी तो कितना खराब हो चुका है, और पुरानी मोटरसाइकिल पर तुम गुजारा कर रहे हो। क्यों ना तुम्हें नई मोटरसाइकिल दे दी जाए। नौरोज की मां ने हैरानी से मुड़कर अपने शौहर को देखा जिसने आज सारी हदें पार कर दी थी। नौरोज भी उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। जब बाप का साया सर पर ना हो और सुतेले बाप की छत नसीब हो, तो ऐसे ही बेटियों के सौदे किए जाते हैं। उनकी इज्जत को ऐसे ही नारान किया जाता है। अम्मा, खुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दो। ये सब नसीब की बात है, और शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। उसकी माँ की पहली शादी मोहब्बत की थी। बस इसी बात का तान्हा उन्हें अपने मैके और दूसरे शौहर से मिलता रहा।
पहले शौहर के सोग से तुम कभी निकली नहीं हो। तुम जैसी बदकिरदार औरत ही मेरे नसीब में लिखी जानी थी। सौतेले अब्बा ना तो कामकाज के थे और ना ही उन्हें किसी जिम्मेदारी संभालने को आती थी। हर वक्त घर में या अपने आवारा दोस्तों के साथ पड़े रहते थे। ताश की बाजी में वो अपने घर का बहुत कीमती सामान भी हार चुके थे, जिनकी उन्हें 1% भी परवाह नहीं थी। वो तो घर बसाने की खातिर मारपीट भी बर्दाश्त कर लेती थी कि अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएंगी, जिसको कभी उन्होंने शफकत से नहीं देखा, कभी प्यार से बात तक नहीं की। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की थी। उनके शौहर उन पर जान निछावर करते थे। दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी। दुनिया उनकी मोहब्बत पर रश्क करती थी। तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हें हासिल ना करता तो खुद खाक में मिल जाता। तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मुझे हर रिश्ते पर तरजीह दी। वो हमेशा अपनी बीवी के मशकूर रहे थे, जिन्होंने घर के खिलाफ जाकर भी उनसे शादी कर ली थी। उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने की हैसियत से नौरोज और उसकी मां को हर सहूलत मुयस्सर की थी। बल्कि नौरोज का नाम भी उन्होंने बहुत मोहब्बत और चाव से रखा था। ये नाम ही तो नौरोज को अपने बाप की विरासत और मोहब्बत की सूरत में मिला था। उसकी मां बताती थी कि उनकी एक बहुत पुरानी और प्यारी सहेली भी थी। बस यही कुछ रिश्ते थे जो वक्त की करवट ने उनसे छीन लिए थे। अब उनका सहारा सिर्फ उनकी बेटी थी, जिसकी खातिर वो उस शख्स की मार भी बर्दाश्त कर लेती थी। शौहर की अचानक मौत पर उनका सब कुछ चला गया। अपनी मोहब्बत के छिन जाने पर वो सोग में बैठी रही थी। अपने वालिदैन के घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि बिजनेस के दाव पेच उन्हें मालूम नहीं थे। तुमने मेरी जिंदगी तो तबाह की है, अब मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करना चाहते हो। अपने लिए मैं खामोश रही, तुम्हारे जुल्मों सितम सहती रही। तुम्हें हमेशा सोने का निवाला खिलाने की कोशिश की। खुद की जवानी को मैंने कुएं में फेंक दिया, लेकिन तुमने उसके बदले क्या किया? तुम मेरी ही जड़ें काटने में लगे हुए हो। पहली मर्तबा उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो आदमी भी हैरत से अपनी बीवी को देखने लगा। ऐसी खूबसूरत और गूंगी बीवी उनके निकाह में जब से आई थी, तब से वो शेर हो चुका था, जैसे किसी कीमती खजाने को हथिया लिया हो। मेरे सामने जुबान चलाएगी? क्या ही ऐसा कर दिया? हर बेटी सर पर बोझ और जिम्मेदारी ही होती है। वक्त पर अगर तेरे सर से ये जिम्मेदारी उतार रहा हूं तो तुझे क्या मसला है? मेरे घर में रहते हो, इतना फैसला करने का इख्तियार तो मैं भी रखता हूं। मत भूलिए कि मैंने अपनी बेटी को कभी आप पर बोझ नहीं बनने दिया। वो मेरी बेटी है, और सिर्फ मेरी बेटी है। बल्कि तुम्हारे मुंह भी मैं नवाले में नहीं डाले हैं, वरना भूख से सड़क पर आ चुके होते। उसकी शादी का फैसला भी मैं खुद करूंगी। आपको उसकी सौदेबाजी नहीं करने दूंगी। मेरी बेटी पे उन्होंने खासा जोर दिया। नौरोज बहुत ज्यादा घबरा गई थी। बचपन से वो ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़े देखती आ रही थी। जब उसका सुतेला बाप उसकी माँ को जानवरों की तरह मारता था तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती थी। उसे भी गालियां देने से आवाज नहीं आता था। नौरोज ने अपने सुतेले बाप के सामने जाना ही छोड़ दिया। तुम दोनों माँ बेटी एक जैसे किरदार की हो। तुमने भी तो घर से भागकर शादी की थी, अब अपनी बेटी को भी भगाने का इरादा है क्या? एक गहरी जरब उन्होंने करदार पर लगाई। कम अज कम भागकर मैंने आप जैसे शख्स से शादी नहीं की थी। मुझे इस तरह घर से भागने पर कोई अफसोस नहीं है। आपने तो सारी हदें पार कर दी। अपनी उम्र के शख्स को मेरी बेटी के सर पर लादने का सोच रहे हैं? ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। उसकी बात को सुनकर खासे बरहम जो हो चुके थे, इसलिए जोर से थप्पड़ गाल पर रसीद किया। मैंने रिश्ता तय कर दिया है, सो कर दिया। अब इस घर का सरबरा मैं हूं। तुमने तो अपनी नौकरी 2 महीने पहले छोड़ दी थी। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं उठा रहा हूं। नौरोज की शादी गुलजार से होगी। मैं भी देखता हूं कौन मुझे इस काम से रोकता है। घर में नया अनाज डलवाया और फ्रिज को भी गोश्त दूसरे पकवान से भर दिया। नौरोज की मां को फिक्र लाहक थी कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। सारी जिंदगी उन्होंने एक नवाला कमा कर नहीं खिलाया। अगर ये निवाला उनकी बेटी के पैसों से था तो उन्हें ऐसा निवाला नहीं चाहिए था। इतनी बददिमाग औरत मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है। तुझे घर बैठे अनाज मिल रहा है तो इतने सवाल क्यों कर रही है? रात को अच्छे से खाना तैयार करना, मेरे कुछ यार दोस्त आ रहे हैं।
अपनी बीवी की शक्की निगाहों से बचने को उसने लहजा ऊंचा रखा। क्या ये पैसा मेरी बेटी के सौदा करने से आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या कर लेगी तू? ज्यादा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप जाकर सौदा ला कर दिया है, खाना बना ले। मेरे दोस्तों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं जरा काम से अड्डे पर जा रहा हूँ। देख, तू ये काम छोड़ दे। ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनसे दोस्ती भी खत्म कर दे। हम कहीं दूर चले जाएंगे या फिर मैं काम शुरू कर दूंगी। हमें ऐसी याशी नहीं चाहिए। जिस पर मुनीर कमीनगी से हंसने लगा। तेरे साथ पुश्ते भी कमाते रहें तो इतना पैसा नहीं दे सकती। अब ज्यादा बहस मत कर, किचन में हाथ चला, जुबान नहीं। बदतमीजी से दरवाजे को ठोकर मारकर वो बाहर निकल गया। मुनीर ने सबसे मशहूर गैंगस्टर के अड्डे पर काम करना शुरू कर दिया था। आदम की हैवानियत के चर्चे तो दूर दूर तक थे, लेकिन मुनीर के पास कुछ ऐसा खास नायाब हीरा था जिसे बेचकर वो आदम से दूर जा सकता था। आज वो आदम के पास खास सौदे के तहत जा रहा था। मुनीर ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए लहजे को धीमा रखा, क्योंकि सामने बैठा शख्स उसकी बीवी नहीं था जो चार बातों से डर जाता। आदम ने सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए मुनीर को नोटों का बैग दिया। मुनीर जैसे खसलत के लोग दुनिया में भरे पड़े थे। आज से हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं मुलाजिम भी खानदानी रखता हूँ। जो घर में पली बड़ी बेटी को बेच सकता है, वो कल को हमारे राज भी बेच देगा। मुनीर के मुंह में इकट्ठे करोड़ देखकर पानी आ गया था। आदम की बात जैसे उसे सुनाई ही न दी हो। गुलजार जैसा आदमी चंद हजार देखकर सौदा करने का सोच रहा था, लेकिन मुनीर की लालच ने उसे आदम के अड्डे तक पहुंचा दिया। पूरे 1 करोड़ है। वो कांपती उंगलियों से नोटों की गुड्डी पर हाथ फेर रहा था। मुनीर ने अपने सारे कागजात पहले से तैयार रखे थे। एक आदमी ने उसे पूरा यकीन दिलाया कि वो उसको बाहर के मुल्क भेज देगा। वो माँ बेटियां सारी उम्र भी लगी रहती तो इतनी रकम नहीं दे सकती थी। जैसे माँ हसीन थी, वैसे बेटी भी हुसन की मूरत थी। मुनीर ने दिल में सोचा, चलो ये अच्छा ही हुआ। इस वक्त उसने बेटी को रखने का फैसला कर लिया था। सुबह से शाम होने को आ गई थी। नौरोज की माँ ने सारा खाना बनाकर किचन में रख दिया था। खुद एक नवाला तक उस खाने से नहीं खाया था। मुनीर के इंतजार में रात गुजारी और अगला दिन आ पहुंचा। उन्हें लगा कि फिर दोस्तों के साथ जुए में पूरी रात गुजार चुका है। नशे की लत भी तो उसे बहुत बुरी लग चुकी थी। कोई इंसान बेमकसद किसी को नहीं पालता है, लेकिन मुनीर जैसे आदमी को इससे क्या गर्ज थी। वो तो शुरू से ही दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा था। नौरोज, मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अम्मा, अगर तू अब्बा की वजह से इतनी परेशान है तो तुझे परेशानी छोड़ देनी चाहिए। वो नशे की हालत में कहीं सड़क पर पड़ा होगा। जब होश आएगा तो खुद ही घर को लौट आएगा। नौरोज ने बेफिक्री से कहा। अच्छा ही था उसका बाप कहीं दूर चला जाए। गुलजार जैसे शख्स की पहुंच से भाग तो सकती है, जो ना तो अपनी उम्र का लिहाज रखता था और ना ही उसकी माँ का। सबके सामने बेशर्मी की बातें शुरू कर देता था। दोपहर से शाम हो चुकी थी और कुछ लोग दरवाजे पर दस्तक देने लगे। इतने सारे आदमियों को एक साथ देखकर नौरोज की मां घबरा गई। जी, आप लोग कौन हैं? हम गैंगस्टर आदम के आदमी हैं और यहाँ आपको ये पैगाम देने आए हैं कि आपका शौहर गद्दारी करके यहाँ से भाग चुका है। उसके भागने के जुर्म में आपकी बेटी को रात आदम के अड्डे पर गुजारनी होगी। उन्हें अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। आदम का एक एक लफ्ज नौरोज की मां तक पहुंचा दिया गया। पूरी बात सुनते ही वो दिल पकड़कर बैठ गई थी। मुनीर जैसे कमीने शख्स ने उनकी जिंदगी को तबाहो बर्बाद कर दिया था। न जाने ये कौन सा नया गैंगस्टर था जिससे लाताल्लुकी करके उनकी जान मुसीबत में डाल चुका था। देखें, हमारा मुनीर से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग बेहतर होगा उसको ढूंढ कर सजा दें। ये सर का हुक्म है। इतना कहकर वो लोग यहाँ से जा चुके थे। नौरोज की मां को समझ नहीं आया कि वो कैसे उन लोगों से पीछा छुड़ाए। नौरोज भी सारी बात सुनकर काफी परेशान हो चुकी थी। तेरा बाप हमें मुसीबत में डालकर भाग चुका है। यकीनन उनके बहुत से पैसे खाए होंगे। तुम ऐसे करो, तुम भी यहाँ से भाग जाओ, कहीं दूर निकल जाना। मेरी फिक्र मत करना। उन्होंने बहुत सोचने के बाद यही हल निकाला था कि वो उसे यहाँ से भगा दें। गुलजार जैसा आदमी उस गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था।
اور نہ ہی وہ ڈرپوک آدمی یہاں ان ماں بیٹی کی مدد کرنے کو آئے گا۔ ویسے بھی جب گلزار کو معلوم پڑ گیا کہ منیر بھاگ چکا ہے تو شاید وہ یہاں پر ان پر حکم چلانے کو آ جائے۔ لیکن اماں، وہ خوف سے کانپنے لگی۔ کبھی گھر سے باہر اکیلے قدم نہیں نکالا تھا۔ ماں کو ہمیشہ سائے کی طرح اپنے ساتھ ہی پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گنڈے دوبارہ تمہیں اٹھانے کے لیے یہاں آئیں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ تمہیں گلزار لے جائے گا۔ کہیں دور چلی جانا جہاں ایسے لوگوں کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اپنی چادر کو اٹھا کر نوروز کے ارد گرد اڑا دیا۔ آدم کے خطرناک قصے کہانیاں وہ سنتی آ رہی تھی۔ ایسے شخص کو اپنی بیٹی کیسے سونپ دیتی؟ اماں، تجھے ابا آ کر مار دے گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے گا، تو میرے لیے اتنی پریشانی کاٹے گی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب رو رہی تھیں، لیکن پھر بھی اس کی ماں نے اپنی قسم دے کر اسے وہاں سے بھیجنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ باہر، مکان کے باہر اس کے آدمی نظر رکھے ہوئے تھے۔ ماں نے اپنی نگاہیں دروازے کی جانب کیں اور نوروز کو چھت کے ذریعے سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ وہ گلیوں سے گزرتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی۔ اب ایک سنسان روڈ تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ روڈ کہاں جا کر رکتا ہے، لیکن بس اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ ماہ جنوری کی کالی گہری سرد رات نے ہر طرف اپنی زلفیں بکھرا رکھی تھیں، ہر طرف سکوت طاری تھا۔ تبھی اچانک ایک دردناک نسوانی چیخ نے اس سناٹے کو چیرا۔ جوتی کو بھی آج ہی ساتھ چھوڑنا تھا۔ ایک گہرے کانچ نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا۔ لمبی چوڑی سڑک جس کے دونوں اطراف بڑی بڑی جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، جس نے کبھی گھر سے باہر اکیلے قدم نہیں نکالا تھا، آج اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو یوں یتیموں کی طرح اسے جگہ جگہ دھول نہ چاٹنی پڑتی۔ وہ خود ایسے گنڈوں سے مقابلہ کر لیتا۔ اس کا باپ اس کا سودا کر کے یہاں سے بھاگ چکا تھا، اپنی غلطیوں کو بھگتنے کے لیے ان ماں بیٹیوں کو وہاں چھوڑ گیا تھا۔ سفید لانگ کرتی کے ساتھ سفید فلیپر پہنے کالی چادر میں وہ بری طرح پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ موسم کی ٹھنڈک اس پر اثر کرنا چھوڑ چکی تھی۔ بی پی لو ہونے لگا۔ سامنے والا دور بیٹھا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں تک بھاگ سکتی ہے۔ بال بھی کیچر سے نکل کر پوری طرح بکھر چکے تھے، مگر وہ مسلسل بھاگے جا رہی تھی۔ کئی مرتبہ سنسان سڑک پر بھی اگر رکتی تو اس کے پیچھے لگے لوگ اس کو پکڑ لیتے۔ نوروز کا خیال تھا کہ وہ آدم کی پکڑ سے بھاگ نکلی ہے۔ اللہ، آج تک میں نے جو دعا مانگی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اب مجھے ان کے چنگل سے بچا لے۔ بھاگتے ہوئے اچانک اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ سارے کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا، لیکن بر وقت دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکا لینے کے باعث اس کا منہ زمین پر لگنے سے بچ گیا۔ ہائے میرا پیٹ! خالی پیٹ میں شدید درد اٹھا، لیکن نوروز نے گھبراتے ہوئے یکدم پلٹ کر دیکھا تو اچانک سفید گاڑی اس کے قریب آ رہی تھی۔ یہ گاڑی اچانک کہاں سے آئی؟ اسے تو لگا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ اپنے پیٹ کی فکر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اللہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول نہیں کی؟ وہ ذات اس سے اس قدر ناراض تھی کہ کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتی تھی۔ اسے زمین پر پڑا دیکھ کر آدم یوں مسکرایا گویا کہہ رہا ہو کہ اب بچ کر کہاں جاؤ گی۔ اس کے آدمی ان کے گھر کے پہلے ہی پیغام دے آئے تھے کہ منیر ان کی رقم کا سودا کر کے بھاگ چکا ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنا بڑا گنڈا اپنا نقصان تھوڑی کرے گا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ زمین پر گرے ہوئے پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ اپنے پاؤں کے زخم کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اسے لگا آدم بھی گلزار کی طرح کوئی بڑی عمر کا بدبودار اور بدصورت مرد ہوگا، لیکن کوئی مصری شہزادہ لگ رہا تھا یہ تو۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں نے کوئی غداری نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے کرب سے منت کرنے لگی۔ جسے نظر انداز کرتا وہ بھی ہنوز آگے بڑھ رہا تھا۔ ارے پیاری، اتنی جلدی گھبرا گئی، مجھے جانے دو پلیز، اس نے تڑپ کر التجا کی۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور کھینچ کر اسے گاڑی میں ڈالا۔ اتنے موٹے بڑے بڑے باڈی گارڈز بھی ساتھ تھے، وہ وہاں سے بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ بھیگی بلی بنی بیٹھی ہو، یہی ہمت تھی؟ وہ آدمی جیسے مزہ لینا چاہ رہا ہو۔
इस सुनसान सड़क पर उस मासूम लड़की की दिल खराश दुहाइयां और सिसकियां गूंजती रहीं, जिन्हें सुनकर मदद को आने वाला कोई नहीं था, और जो सुन रहा था वो खुद ही उन दिलसोज चीखों की वजह था। आदम का शुमार उन लोगों में होता था जिस तक आज तक किसी की पहुंच मुमकिन नहीं हो सकी थी। पुलिस, मीडिया सभी उसके पीछे पड़े रहते थे। दिन ब दिन बढ़ने वाले जराइम में हर बार आदम गैंगस्टर का नाम लिया जाता था। किसी के घर मुर्गी भी मर जाए तो मीडिया और पुलिस को आदम की गैंग पर काम लगाने का मौका मिल जाता था। इस वजह से अवाम में खौफ व हरास फैला हुआ था। नौरोज को जो पहली नजर में इसकी खूबसूरती अट्रैक्ट की थी, उसकी आवाज सुनते सारा नशा छू मंतर हुआ। बस खौफ ही सर पे सवार रह गया। नाम क्या है? उसने मध्यम मगर ठोस आवाज में पूछा। वो जो किसी की नहीं सुनता था, उस लड़की से बात करते अपने लहजे को मध्यम रखा था। वो काफी डरी सहमी सी बैठी थी। लड़की ने सर झुकाया मगर कोई जवाब नहीं दिया। मुनीर जैसे आदमी की इतनी खूबसूरत बेटी? सभी हैरान थे। आदम ने झुककर उसकी ठोड़ी को उंगलियों से ऊपर किया और उसकी बड़ी खौफजदा आंखों में झांका। उसे ऐसी वहशत ज्यादा आंखें और खौफ देखने की आदत थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, उसने दोबारा पूछा, मगर इस बार उसके लहजे में एक ऐसी कशिश थी जो जबरदस्ती नहीं थी। उसके डर को देखते हुए नरमी से बोला, बल्कि किसी खोई हुई पहचान की तलाश जैसी थी। इर्द गिर्द लोग नजरें झुकाए खड़े थे, जैसे उसके हुक्म के ताबेदार हों। उन्हें यकीन था कि एक रात इस्तेमाल करके आदम इसे भी फेंक देगा, जैसे बाकी औरतों के साथ हुआ था। लेकिन उन सब में एक फर्क था। ये लड़की जबरदस्ती यहां लाई गई थी और वो औरतें खुद अपना सौदा करके आदम तक पहुंचती थी। नौरोज, लड़की ने लरसते होंठों से कहा। ये नाम लेते ही उसके होंठों पर नम सी मुस्कुराहट बिखरी। एक यही नाम तो था जो उसे अपने बाप से विरासत में मिला था। कितनी मोहब्बत से उन्होंने ये नाम रखा था। उसका नाम सुनते ही आदम की आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सा इर्ताश पैदा हुआ, जैसे ये नाम कहीं सुना हो, जैसे ये चेहरा किसी धुंधले ख्वाब में देखा हो। लेकिन उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि वो खुश है या फिर किसी चीज पर गुस्सा कर रहा है। नौरोज खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसने धीरे से दोहराया। उसे ऐसी बातों को सुनने की आदत नहीं थी। कभी खौफ से 2 कदम पीछे हटी, जिस पर आदम ने नफी में सर हिलाया। ये सब पसंद नहीं आया था। ये रात एक मासूम लड़की के लिए कैद की पहली रात थी और आदम की कैद में अब उसका निकल पाना मुश्किल था। मगर शायद ये रात आदम के लिए भी किसी नई कहानी की शुरुआत थी। वो घर, उसका सुतीला बाप जितना पैसा लेकर भागा था, शायद ये आदमी उसे खड़े खड़े शूट ही कर देता। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वो उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि कमजोरी दिखाना इन दरिंदों के सामने खुद को मजीद बेबस साबित करने के मुतरादिफ होगा। आदम के आए रोज होने वाले किस्से कहानियां उसने सुन रखे थे। उसको खौफ महसूस होने लगा वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। तुम सब अपनी नजरें झुका लो। अभी तक उसका चेहरा देख रहा था। बाकी सब ने अपनी नजरें झुका दी, क्योंकि सर कलम करवाने से यही बेहतर था। जैसे किसी राज को खोजने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी जो किसी भी आम इंसान को लर्जा देने के लिए काफी थी। तुम्हें पता है तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? उसने मध्यम आवाज में पूछा, मगर उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। नौरोज ने खुद को संभाला। हाँ, उसके लबों को भींचा। वो एक लफ्ज बोलकर चुप हो गई। आदम ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। उसने एक आदमी को इशारा किया और फौरन बोला, एक फाइल लेकर उसके करीब आया। गुड, अच्छी बात है। उसको पढ़कर बता सकती हो तुम्हारे बाप ने हमसे कितना कर्ज लिया है? पढ़ी लिखी तो होगी। नौरोज की आंखें हैरत से फैल गईं। गले की गिल्टी उबर कर मासूम हुई। वो शख्स, वो उसका नाम का बाप था, आज तक शफकत भरी निगाहों से देखने की जहमत नहीं की थी। लेकिन उसके बाप का वो कर्ज अब चुकाने के लिए उसे हाजिर होना पड़ा था। अब्बा, उसके लबों से बमुश्किल निकला।
आदम उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था, जैसे उस लड़की को किसी खास मकसद के लिए लाया हो। उसने नजर जमा कर उसे देखा, जैसे वो उसके हर रद्द अमल को नोट कर रहा हो। 1 करोड़, इतनी रकम उसके अब्बा ने आखिर कहाँ करनी थी? उसका बाप शुरू से ही गलत कामों में मुलव्वस रहा था और हमेशा से उसे अपनी बात को मार पीट कर मनवा लेता था। किसी के घर में उनकी आगे चलती नहीं थी और अब इतनी बड़ी रकम लेकर न जाने किधर फरार हो चुका था। दिलचस्पी, तुम वाकई उसे जानती हो? उसने कहा और फिर एक तंजिया हंसी हंसी। नौरोज का पूरा वजूद सुन हो गया था। हाँ, मैं ये भी जानती हूं कि उन्होंने आपके साथ गद्दारी की। शायद यही पैसे लेकर भागे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। जब आदम के आदमी उसे उठाकर उस कोठड़ी में लाए थे तो उसकी निगाहें कितनी हवस भरी थी। बस यही खौफ सताए जा रहा था कि अगर उसके बदले वो उसे कैदी बना गया तो वो क्या करेगी। एक बार फिर कहो लड़की, क्या कहा तुमने? सिगरेट का गहरा कश लेते मैंने धुआं उस 17 साला मासूम लड़की के मुंह पर छोड़ा। उसका दिल घबरा रहा था तो वो आंखें नीचे किए कांपने लगी। मेरे बाप ने तुम्हारे साथ गद्दारी की और वो दूसरे मुल्क भाग गया। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं क्या बोलूं? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मैं तो उसकी सगी औलाद भी नहीं हूं। उस लड़की के रोने पर नौरोज आदम ने सर्द मुस्कुराहट से उसके मासूम सरापे को देखा। तुम बहुत मासूम हो शायद। तुम्हें ऐसा हकीकत पता नहीं है कि वो भागा नहीं है, अपनी गद्दारी के बदले तुम्हें बेच कर गया है। नौरोज आदम की बात पर वो पत्थर की हो गई, जिस्म से जैसे रूह परवाज कर गई। रोते पीछे खिसकने लगी, पर अगले ही पल मैनेजर कमरे में आया। तुम सोचो हम तुम्हारे लिए क्या सजा मुंतखब करें। मुझे लगता नहीं है कि तुम ज्यादा सख्त सजा को सह पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सजा की तजवीज पेश की है। क्या? उसका खास आदमी अदब से सर झुकाकर खड़ा था। जो भी आदम से हुक्म मिलना था उन्हें वो पूरा करने के लिए वो लोग 1 सेकंड से पहले भी तैयार हो जाते थे। सर निकाह आ चुका है। मैनेजर के कहने पर वो नफी में सर हिलाने लगी, लेकिन वो उस आदमी से कैसे निकाह कर सकती थी? उसने कभी भी ऐसे शख्स का खुद के लिए इंतखाब नहीं किया था। बहुत नर्म मिजाज और सीधी सादी सी लड़की थी। उसे अपने लिए ऐसा शौहर ही चाहिए था। इस गैंगस्टर का क्या भरोसा, वो उसे किसी बात की सजा में कत्ल ही कर दे। आपकी शादी हो रही है। आपकी मुझसे शादी क्यों हो रही है? आप जानते हैं कि पैसों के बदले में मेरे सौतेले बाप ने पहले ही मेरा सौदा कर रखा है। वो आदमी आपके भी बाप की उम्र का होगा। क्या मेरे लिए इतने लोगों से शादी होगी? पैसों के बदले आप मुझसे बर्तन धुलवा लें, मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। मेरी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ जैसा जायका किसी में नहीं है। उसके यूं एकदम पूछने पर आदम ने जबड़े भींचे। क्या वो लड़की इतनी मासूम है या फिर बनने की कोशिश कर रही है? मेरी बीवी को कोई छू कर तो देखे, उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या आदम को तुमने बेगैरत समझ रखा है? आदम के गुस्से पे वो दांतों तले जुबान दबा गई। अपनी मासूमियत में कब क्या भूल जाती है उसे खुद खबर नहीं होती। गलती हो गई। इस बार जवाब सुनकर वो थोड़ा ढीला पड़ गया। आइंदा तुम्हारी जुबान से ऐसे लफ्ज ना सुनो। जी लेकिन खाना, वो उसे अपने खाने का दीवाना बना लेना चाहती थी। क्या पता इस बात से खुद होकर उसे यहाँ से रहाई मिल जाती। अब सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ का ही तो खाना खाना है, इसलिए धीरज रखो और अब जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको चुपचाप हाँ हाँ में जवाब देना। नौरोज के पास बोलने के लिए कोई लफ्ज बाकी नहीं थे। उस आदम से क्या ही बहस कर लेती, इसलिए खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई। उसका दिल बेहद उदास था। समंदरी जहाज में कई लोग सवार थे जो गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क फरार होने का सोच रहे थे। उनमें बहुत से लोग बूढ़े वालदैन की आखिरी जमीनें बेचकर मुल्क से निकलने की बाजी लगा चुके थे। किसी के चेहरे पर खौफ व हरास था तो कोई बेफिक्री से सिगरेट फूंक रहा था। मुनीर का शुमार भी उन जैसे लोगों में ही था। अपने नोटों की गड्डी से बड़े बैग को सीने से लगाए वो इधर उधर देख रहा था। दूर दूर तक किसी जमीनी पड़ाव का निशान दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने कहा था कि वो खैर खैरियत से उसे दूसरे मुल्क तक पहुंचा देंगे। अब ये खबर कितनी सच्ची थी उसे खुद भी मालूम नहीं था।
अचानक से दूसरा समुद्री जहाज उनके करीब आने लगा तो वहां के लोगों ने हलचल मचा दी। सब छुपने की तैयारियों में थे। अंदर छुप जाओ, जो बच सकता है बच जाए। एक मूंछों वाला आदमी खौफ से ये नारे लगाते हुए खुद भी एक ड्रम के अंदर छुप गया। लेकिन नेवी फोर्स ने पूरे जहाज बेड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। मुनीर के चेहरे पर खौफ के बादल मुंडला रहे थे। वो अपनी सारी जमा पूंजी को सीने से लगाकर एक बोरी के पीछे छुप गया। फोर्सेस के आदमी जैसे जैसे तलाशी लेते जा रहे थे वैसे ही बदहाल लोग सामने आते गए। कुछ ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया गया। मुनीर जैसा आदमी तो वहां पर बेहोश होने के बराबर था। तभी एक फोर्सेस वाले आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। चलो बाहर निकल। साहब, हमें वापस घर जाने दे। हमसे गलती हो गई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे होंगे। मेरी बीवी मेरे इंतजार में बैठी होगी। फोर्सेस वाले आदमी ने इस झूठे शख्स को देखा तो हंसने लगा। बाबा, बहाना तो अच्छा था। कहाँ तेरी कब्र को पहुंचने की उम्र है। शक्ल से देखकर लगता है कि नशे की लत भी लग चुकी है तुझे। फिर भी जवान बीवी और छोटे बच्चों के ख्याल आ रहे हैं। उस आदमी के बोलने पर मुनीर ने मस्कीन सी शक्ल बना ली। नशा करने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द काले हल्के और होंठ रंगत बदल चुके थे। जितने पैसे लगाकर तुम यहां से भागने की कोशिश करते हो उतना पैसा अपने मुल्क में रहकर कारोबार करने में लगा दो तो तरक्की कर सकते हो। लेकिन ये बात ना तुम लोगों की समझ में आती है और न ही तुम्हारे वालिदैन को अपनी औलाद के लिए फिर रोते फिरते हैं। वहां मौजूद दूसरा अफसर उन्हें समझाने लगा लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। वो लोग उन्हें वहां से हथकड़ियां लगाकर अपनी कश्ती में बिठा रहे थे। सबके सामानों को भी जब्त कर लिया गया था। मुनीर तो सर पकड़कर बैठ गया था। उसके हाथ खाली रह गए थे। हमारे बाप ने सारी जमीन बेचकर हमें यहाँ भेजा। मेरी 7 बहनें कवारी बैठी हैं। मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। किसी माँ का इकलौता बेटा ज़ारो कतार रोते हुए फरियाद कर रहा था। लेकिन वहां किसी ने उसकी नहीं सुनी। गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम करने का अंजाम यही निकलता है। इन्हें जेलों में डाल दिया गया था। उनके साथ आगे क्या कार्रवाई होनी थी ये तो फिर बाद में पता चलता। निकाह के बाद आदम उसे अपने घर में ले आया था। ये इतना बड़ा महज जहां रहने वाला कोई भी नहीं था। अपनी मां को याद करते वो आंसू बहाने में मसरूफ थी। आदम न जाने उसे छोड़कर कहाँ चला गया था। जब वो वापस घर आया तो वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ नौरोज की माँ भी थी। अम्मा, जल्दी से वो उनके सीने को लग गई। बस खामोश हो जा अम्मा, उसने मुझसे निकाह कर लिया है। वो नजर झुकाकर ऐसे बता रही थी जैसे वो इस काम में खुद भी मुलव्वस हो। नौरोज की माँ के चेहरे की घबराहट कहीं दूर जा चुकी थी। उनके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। बच्चे आदम, तुम किन कामों में पड़ गए हो। तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो कभी तुम्हें इन कामों को हाथ ना लगाने देती। नौरोज को अपने सीने से लगाते हुए उन्होंने आदम को ऐसे ही डांटा जैसे बचपन में अक्सर गलती करने पर डांट देती थी। घर में मौजूद 2 नौकर ऐसे हैरान हुए जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो। वो औरत शायद आदम के बहुत करीब थी। आनी, आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी आप जाकर आराम करें और अब से आप इस घर में ही रहेंगी। नौरोज ने मुंह खोलकर अपनी माँ को देखा। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है आदम। मैं तुम्हें बताती थी ना कि तुम्हारे बाबा के साथ एक घर खाली था जहां मेरी पक्की सहेली रहती थी। तो ये घर वही घर है। आंटी किधर है। वो बेइंतहा खुश हुई थी। अपनी माँ से जितनी बातें उसने आदम की वालदा के बारे में सुनी थी शायद ही किसी के बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनी हो। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सॉरी। आदम कुछ भी नहीं बोला बल्कि खामोशी से उन्हें कमरे दिखाने लगा। नौरोज को ये सोचकर ही खौफ आ रहा था कि वो अब आदम के साथ उसके कमरे में रहेगी। क्या मैं मम्मा के साथ उनके कमरे में रह सकती हूँ। नौरोज, अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो और तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ ही रहना चाहिए। आइंदा मुझे ये बात तुम्हें समझानी ना पड़े। इससे पहले कि आदम बोलता नौरोज की माँ खुद ही बोल चुकी थी। अब वो पहले से ज्यादा मुतमईन थी। उनकी बेटी सही हाथों में जा चुकी थी। आदम जो भी काम करता था इस काम को वो रुकवा नहीं सकती थी।
माँ की बात पर उसने बुरा सा मुंह बनाया। आदम जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। उन्होंने नौरोज की माँ को सारी हकीकत बता दी थी, जिसके बाद वो पहले से ज्यादा आदम का ख्याल रखने लगी थी। उनकी मोहब्बत को वो धीमे से मुस्कुरा दिया करता था। उसके अंदर की सख्ती जो नौरोज ने पहले दिन देखी थी वो कहीं गायब हो गई थी। ये आदमी के कितने रूप हैं। होंठों में दबी सिगरेट को शोला दिखाते उसने एक गहरा कश लिया था। नौरोज के दिल में उसके लिए फूल तो खिलने लगे थे, लेकिन आदम के पेश की वजह से वो हमेशा खाइफ रहती थी। न जाने वो कितने जानों का कातल था और इस लोगों को मारकर नींद कैसे आ जाती थी। नौरोज ने उसकी पुश्त को देखा। उसकी संजीदा आंखें रत जगह के बायस सुर्ख थी, मगर इस अधूरी नींद से ज्यादा अंदर का खलिफशार था, जिसके बायस वो सदियों का थका मांदा मुसाफिर दिखता था। सिगरेट उंगली में दबा धुएं के मरगोले फजा के सुपुर्द किए तो एक पल के लिए उसका चेहरा धुएं के बीच कहीं गुम हो गया। जब नौरोज से रहा ना गया तो पुकारा, आदम। नाम की पुकार कहीं करीब से आई थी। साथ ही किसी के खांसने की आवाज पर वो सिगरेट फर्श पर फेंक कर अपने बूट से मसला और पलटा। बेख्याली में पलटकर अजीज जान बीवी को देखने लगा, जहां वो बेतरतीब हुलिये में अपने दोनों हाथों से धुआं झटकती खांस रही थी। उसकी आंखों को गहरी नजरों से देखता सिगरेट बुझा चुका था। वो बड़े बड़े डग भरता उस तक पहुंचा, पानी का गिलास उसके मुंह को लगाया। चलो आराम करो, मैं स्टडी में चला जाता हूँ। जेबों में हाथ अड़सते उसके सामने खड़ा वो शानदार सा शख्स उस अजीज जान बीवी को अमीक निगाहों से तक रहा था। नौरोज वो वाहिद रिश्ता थी जो बड़ी से बचा पाया था। उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। गुलजार और मुनीर जैसे लोगों से निबटना उसे अच्छे से आता था। क्या आपको नींद नहीं आ रही? आपको नहीं सुना? सवाल के बदले सवाल दागा गया था। क्या आदम का दिल उससे तंग पड़ गया था? वो कैसे भूल सकता है कि अकेले कमरे में नौरोज को नींद नहीं आती। इतना सोचते ही उसकी आंखें भरने लगी थीं, क्योंकि आग तो वो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो लेटने के बजाय उठकर बैठ गई थी और आदम को देखने लगी। क्या हुआ? उसने चंबे से पूछा। मुझसे ज्यादा आपके लिए यह सिगरेट अहम हो चुकी है, इसलिए भेजना चाह रहे हैं ताकि अपनी इस महबूबा से जी भर कर शुगल फरमा ले। सीने पर बाजू लपेटे वो आंखों में मेज पर पड़ी सिगरेट की डिबिया की जानिब इशारा करते हुए तंजन गोया हुई। तो क्या हुक्म है मेरे लिए? वो दरमियान में मौजूद 2 कदमों का फासला एक ही जस्त में तय करता हुआ उसके करीब होता, आंखों में झांकता मानी खेजी से पूछने लगा। उसके लिए नजर मिलाना तक मुश्किल हो चुका था। उसके नैन कटोरों से झलकता अधूरी नींद का खुमार वो आज बेखुद सा हो रहा था। आदिम का हाथ उसके गाल से मस होता हुआ बिला इख्तियार वो दीदा चश्म का चलमन गिराती नैनों की डोर तोड़ती आदम को बेचैन कर गई थी। वो मुझे नींद आ रही है, तभी तो कह रहा हूं सो जाओ। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम गुड़िया के साथ खेला करो। वो बदमजा होते हुए उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। नौरोज ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। शेर के सोए हुए जज्बात जगा रही थी। मैं गुड़िया नहीं हूं, बल्कि एक समझदार लड़की हूं और मुझे आपकी जिम्मेदारियों का एहसास भी है। मैं अपने फराइज भी निभाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अच्छा, कैसा वादा? वो थोड़ा हैरान हुआ। जानना चाहता था कि उसकी बीवी के छोटे से दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, जो सारा दिन घर के एक एक कोने को चमकाने में लगी रहती है। उसके इससे वो अपने शौहर का दिल जीत लेगी। इसकी माँ भी उससे काफी पटियां पढ़ाने में लगी रहती है कि शौहर की नाफरमानी नहीं करनी। तो आखिर उसकी बीवी ने अपनी माँ के पढ़ाए हुए सबक से क्या सीखा? मुझसे आपको वादा करना होगा कि आप ये गुंडागर्दी छोड़ देंगे। हम कहीं और चले जाएंगे, किसी और शहर, जहां आपको कोई जानता भी नहीं होगा। जैसे भी आप जब तैयार होते हैं तो मीडिया में नजर आने वाली तस्वीरों से बहुत मुख्तलिफ लगते हैं। हम जहाँ जाकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। इस दुनिया में क्या बुराई है? क्या मैंने अपने अंदर की वहशत का भी तुम पर ढेलने की कोशिश की है? आदम की मुस्कुराहट एकदम गायब हो चुकी थी। वो संजीदगी से सवाल करने लगा। नौरोज घबरा गई, कहीं वो इसकी बातों का बुरा ना मना रहे। लेकिन वो अपनी बात कहते हुए वो खुद ही शर्मा रही थी। लेकिन वो क्या? वो हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे? उसकी बात सुनकर आदम का कहका गूंजा। तो हाँ, इसमें क्या बुराई है?
बल्कि अच्छा ही होगा, हमारा गैंग मजीद आगे बढ़ेगा। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे काम से जाना है, मेरा इंतजार मत करना। उसका दिल किया कि वो हाथ थाम कर अपने शौहर को जबरदस्ती लोक ले, लेकिन इतनी बेतकल्फी दोनों के दरमियान अभी बनी नहीं थी। आदम कब किस वक्त गुस्सा हो जाए उसे खुद खबर नहीं होती थी। वो बड़े आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो नौरोज की माँ उसके सर पर खड़ी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मीडिया पर चलती खबरें उनके होश उड़ा चुकी थीं। आदम अपने गैंग के साथ गई कार्रवाई करता मारा गया था। पुलिस ने उसकी लाश को भी मीडिया के सामने दिखा दिया था। नौरोज ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि आदम इस दुनिया से जा सकता है। अम्मा, उन्होंने कहा था वो पलटकर जरूर आएंगे। मुझे एक अच्छी बीवी की तरह फराइज निभाने दें। उन्हें कहें कि वो वापस आ जाएं, मैं उन्हें कभी भी कुछ करने से नहीं रोकूंगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के सामने कैसी बातें कर रही है। खामोश हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है, तुम्हारे अब्बा के बंगले में जाना है। अब ये घर शायद पुलिस के कब्जे में आ जाए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, आदम का इंतजार करना है, वो जरूर आएगा। सारा दिन उसकी माँ उसे संभालती रह गई, जबरदस्ती उसे अपने घर में ले आई थी। वो घर, वो जहां वो शादी करके आई थी, वो घर जो अब उनके नाम लग चुका था। ये सिर्फ आदम की बदौलत हुआ था। रात को बड़ी मुश्किल से दूध का गिलास पिलाकर उसे सुलाया गया। आधे पहर में उसे यूं लगा जैसे कोई उसको खड़ा मुसलसल देख रहा है, उसे छू रहा है। वो आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन गनूदगी में उसे कोई होश ही नहीं रहा था। मुझे लगने लगा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा लगता हूँ, लेकिन आज तुम्हारे रोने की पुकार सुनकर मुझे यूं लगता है कि तुम्हें भी मेरी तरह मोहब्बत हो गई है। आदम की आवाज सुनकर नौरोज ने जल्दी से आगे खोली। वो उसे छूकर महसूस करने की कोशिश कर रही थी। आदम, आप आदम है ना? आप कहाँ चले गए थे? सब लोग कह रहे थे कि आप मर गए हैं। हाँ, तुमने ही तो कहा था कि मैं ये सब काम छोड़ दूं, इसलिए गैंगस्टर आदम का मरना बहुत जरूरी था। अब तुम्हारे सामने वैसा शौहर खड़ा है जैसा तुम्हें चाहिए। अब तो अपने फराइज से नहीं मुकरोगी। वो उसे खींचकर अपने करीब कर चुका था। नौरोज उसे आंखें खोलकर टुकर टुकर देखने लगी। आप मर गए हैं तो क्या आपका भूत मेरे करीब आया? ऐ मेरी अक्लमंद बीवी, गैंगस्टर आदम मर चुका है, लेकिन मेजर जमान आदम अभी जिंदा है। मतलब? वो उठकर बैठी तो आदम उसे अलिफ से लेकर बे तक सारी दास्तान बताने लगा कि उसने कैसे अपनी वालदा के मरने के बाद फोर्स ज्वाइन कर लिया था और एक एजेंट के तौर पर काम करने लगा। अब भी वो नेवी फोर्स के साथ मिलकर यहाँ से स्मगल होने वाले आदमियों के गैंग को पकड़ने के लिए काम कर रहा था। दुनिया की नज़र में गैंग आदम का वजूद खत्म हो गया था और मेजर जमान आदम अपनी ड्यूटी पर दोबारा तैनात हो गया था। मतलब आप अच्छे इंसान हैं? अच्छे इंसान से मुराद? नौरोज जोर से हंसी। मतलब कुछ भी नहीं। आदम ने खींचकर उसे अपने करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।